अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। इसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। और आइसोटोप्स के दो सब डिवीजन्स हैं, कार्बन के आइसोटोप्स पढ़ने हैं और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हमने पढ़ने हैं। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें क्लियर की थी, बोहर एटॉमिक मॉडल और उसके बाद जो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, उस हवाले से हमने डिस्कस किया था। आज उसका थोड़ा सा कुछ चीज़ें आगे चलाएंगे और फिर मूव करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर। तो एक एग्जांपल है जिसमें बताया गया है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर कितना है, मास नंबर 35 है। इसमें हमने ये बताना है कि प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, 17। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने आएंगे, 17। और जो न्यूट्रॉन्स हैं और या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी यहाँ पे हम लिखते हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 17। अब जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे जो आपसे पूछी जा रही है कि 35 मास नंबर है और जो 17 है वो एटॉमिक नंबर है। इसमें आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बताएंगे। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो आइसोटोप्स के हवाले से हमने एक डिस्कशन की थी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं। वो रेडिएशंस क्या हो सकती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा रेज हो सकती हैं। और कुछ टाइम के बाद उनकी जो लाइफ है वो हाफ रह जाती है। ऐसे एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पे रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं, इसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है ये एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो नेचुरल तौर पे रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ऐसी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की होती है उसको हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं इस यूनिवर्स के अंदर, जैसे यूरेनियम बजाते खुद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें यूरेनियम का एक आइसोटोप जो है रेडियो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। एक कार्बन का आइसोटोप है जो C14 है, कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है। कार्बन डेटिंग मीन कि हम जो ऐसे फॉसल्स जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है, हम उनकी एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से रेडियो आइसोटोप्स मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कैंसर के लिए हम रेडिएशन केमोथेरापी कराते हैं, उसमें भी हम रेडिएशंस को बम्बार्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है कि द प्रोटॉन नंबर डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। In stable element, the nuclear force is balanced. In some element, the nuclear force are not balanced. The nucleus of these atoms decays and become another atom. अब यहाँ पे जो बात लिखी गई है कि जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है और कोई और एटम बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि वो रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ये मैंने बात आपको बताई है। और उसके बाद जो यूजेस हैं, जैसे कार्बन 14 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसको मैंने जो बताया है कि ये क्या किस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है, कार्बन डेटिंग के लिए। इट is naturally present in the atmosphere when any living organism takes in carbon dioxide from the air, incorporate both C14 and C12 atom into its tissue. The radioactive C14 undergoes radioactive decay, ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रोजन 14। जब ये आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए कार्बन 14 को लेते हैं तो वो डिके के ज़रिए नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से यूरेनियम 238 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। इट डिकेज ओवर टाइम एंड फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू स्टेबल लेड 206 एटम। इसका
जो बात करने का मकसद है कि जैसे कार्बन 14 था, ये डिके के बाद किस में चला जाएगा, नाइट्रोजन 14 के अंदर। ठीक है, अब नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14 और उसके बाद जो यूरेनियम 238 था, ये डिके के बाद किस में चला जाएगा, लेड 208 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर डिके। तो इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ में हमने सीखा कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके करते हैं तो वो किसी नए एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू द एमिशन ऑफ डिफरेंट रेडिएशन। अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, या गैमा रेडिएशन हो सकता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस को हम क्यों लिखते हैं, ये क्या स्केल है एक जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। ये 1961 के अंदर एक इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया था कि एटम का जो है वो मैटर का इतना स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम उसका मैस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोई स्टैंडर्ड चाहिए। तो जो कार्बन 12 था उसको स्टैंडर्ड के तौर पे चूज़ किया गया और उसके साथ रिलेट करके जो एटम का मैस निकाला जाता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा अच्छा, पहला जो है दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मैस। ये क्या है कि द एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर so scientist believes that ठीक है its mass cannot easily calculated। ठीक है, तो पहली बात है कि साइंटिस्ट एक बात के ऊपर बिलीव रखते थे कि जो एटम है इतना छोटा है कि उसका मैस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सो अ स्टैंडर्ड स्केल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि हमें इसके लिए एक स्टैंडर्ड स्केल चाहिए। इन 1961 internationally carbon 12 was chosen as standard scale। स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। अब कार्बन 12 को क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड के तौर पे चूज़ किया गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं तो डेफिनेशन क्या है रिलेटिव एटॉमिक मैस की, वो क्या हो जाएगी, द मैस ऑफ एन एटम is relative to the mass of कार्बन 12 एटम। ठीक है, कि ऐसा मैस किसी एटम का जो कि कार्बन 12 के साथ रिलेट करके निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है हम क्या लिख सकते हैं, मैस ऑफ C12 एटम। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आपको क्या पता चलेगा कि मैस ऑफ C12 एटम इज इक्वल्स टू 12 AMU।
एटॉमिक मास यूनिट, कि एक कार्बन का जो मास लिखा गया था वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के एग्जैक्टली बराबर था। इसमें से हम जो 1 एटॉमिक यूनिट को कैलकुलेट करेंगे वो कैसे आएगा, इसी इक्वेशन से हम अभी कैलकुलेट करते हैं कि 1, इसको आपने C12 पढ़ना है। C12 इसको क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो कार्बन का मास है वो 12 है, तो इसको हम C12 के साथ पढ़ेंगे। C12 एटम, कार्बन 12 एटम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कि हम इसमें से 1 एटॉमिक मास यूनिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने लिखा कि मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल्स टू 12 AMU। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स क्या होगी कि यहाँ पे जो चीज़ आएगी, जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 इंटू 1 AMU। हमने यहाँ से 1 AMU को निकालना है, तो मास ऑफ C12 एटम ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 AM को आपने यहीं पे रखना है, AMU को, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से एक फार्मूला आप ड्राइव करेंगे जिसमें AMU को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपने बोर्ड पेपर के लिए भी याद रखना है कि 1 एटॉमिक मास इज़ mass of carbon atom, mass of C12 atom is multiplied by 1/12 of the mass of carbon atom। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो दोनों 12 और 12, कार्बन 12 का भी मास 12 होता है, डिवाइडेड बाय 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाएगा, 1 AMU। ठीक है, ये इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब यहाँ से आप 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 डेफिनेशन सीखी, जिसमें पहला क्या था कि रिलेटिव एटॉमिक मास, और दूसरा जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमें पेपर में एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या हो सकता है कि जो क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन relative atomic mass and atomic mass unit। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इफ, इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इफ हाइड्रोजन एटम has abundance is 8.40%। अब इसमें आपने क्या करना है, कैलकुलेट relative atomic mass of hydrogen। ठीक है, ये यहाँ से, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फेडरल बोर्ड में रिपीट हो चुका है। ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर है, पेज नंबर 35 पे मौजूद है ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ, पेज नंबर 35। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव अबंडेंस, या अबंडेंस क्या होती है, जो जिस परसेंटेज में जो हाइड्रोजन है इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है जिसमें आप इस दूसरे पार्ट का सलूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास
ये किसके बराबर आ जाएगा, परसेंटेज को सबसे पहले जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 4.80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। अब जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए एक फार्मूला यूज़ किया था कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है किस स्केल के साथ, तो वहाँ पे जो स्केल था कार्बन 12, मतलब कि इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 12 के साथ। तो इसका जो एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास आता है जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो 1.008 AMU। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मास होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, मास नंबर नहीं होता। रिलेटिव एटॉमिक मास पॉइंट के अंदर होता है और जो मास नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे मास नंबर में हम जो सम करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसमें कभी भी पॉइंट्स नहीं होता, वो एग्जैक्ट नंबर हमारे पास होगा। तो ये था आपका रिलेटिव एटॉमिक मास में से जो क्वेश्चन हो सकता था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, जो पेज है आपका ये अभी हमने जो डिस्कस की है ये सारी चीज़ें, इसमें दो डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने एटॉमिक थ्योरीज पेश की, लेकिन वो मास को कैलकुलेट करने के हवाले से कासिर रहे क्योंकि कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जिसको हम कार्बन 12 के साथ लेके चलते थे। उसके बाद जो दो डेफिनेशन हमने पढ़ी और कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी, 1 AMU को डिफ़ाइन किया जो कैलकुलेशन थी। अब ये जो टेबल है सारा ये रिलेटिव एटॉमिक मास का है, इसको कैसे कैलकुलेट किया गया इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने रखी गई है कि हमारे पास अबंडेंस हो, अबंडेंस को हम किस में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक क्लियर कर ली हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो 14.0067, जबकि हम प्रोटीन का जो नाइट्रोजन है उसका मास 14 ही लिखते हैं। ऑक्सीजन जो है 15.9 है तो एग्जैक्ट हम लेते हैं 16। सोडियम जो है 22.9 है उसको हम क्या लेते हैं 23। तो ये सारे के सारे जो पीरियोडिक टेबल में हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब हम नेक्स्ट जो है वो आइसोटोप्स की तरफ जाते हैं और इसको हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो है दिस इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये क्या होता है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, इनको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो आइसो है, आइसो का मीन क्या होता है, आइसो मीन सेम, और जो टॉप है इसको हम क्या लिखते हैं, दीज आर प्लेसेस, ठीक है। अब जो आइसोटोप था ये जो डिस्कवर किया था या जिसने ये वर्ड लिखा था उसका नाम क्या था, सोडे। तो सोडे यूज्ड वर्ड आइसोटोप, ठीक है। तो अब इसमें जो आइसोटोप्स हैं डिफरेंट हैं, बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर लिखते हैं, एग्जांपल में है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में जो पहला है दिस इज प्रोटियम,
उसके बाद जो दूसरा है ड्यूटियम, और जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, ट्रिटियम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आज हम स्टडी करेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे कि पहला जो है C612, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं और सिमिलर 3 आइसोटोप्स जो हैं वो कार्बन के मौजूद हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि फेडरल बोर्ड है हमारा। इसमें हमने क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रिपीट होता है, जो उसकी स्टेटमेंट होती है, डिस्कस सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप्स। उसके बाद हम जो है वो फिर लास्ट पे आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे क्लियरली। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो पहला है इसमें हम यहाँ पे लाइन मार्क कर लेते हैं। एक साइड पे हम क्या लिखेंगे, सिमिलैरिटीज़, और दूसरी साइड पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है सिमिलैरिटीज़ में अगर पहला पॉइंट हम देखें तो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो दूसरी चीज़ क्या सेम होगी, दे हैव सेम प्रोटॉन्स। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होंगी, बिकॉज अब इसकी रीज़न क्या है कि रीज़न भी हम लिख देते हैं, बिकॉज प्रोटॉन्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिपेंड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम हो जाएंगे। हैविंग, इसमें लिख देता हूँ कि हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मैंने 3 लिखी हैं, और भी हो सकती हैं, तो जस्ट हम ये आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप इसमें पॉइंट कैसे लिखेंगे और ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट के दे हैव डिफरेंट मैस नंबर। अगर मैस नंबर डिफरेंट है तो उसमें दूसरा पॉइंट डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा, दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज़ उनकी स्मेल डिफरेंट हो सकती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लिखा है कि उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं बिकॉज ऑफ कि उनका जो मैस नंबर है वो चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, तो उनकी जो ज़ाहिरी हालत है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे
तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे वो आइसोटोप्स है। और आइसोटोप्स के स्टार्ट होने से पहले जो है एक क्वेश्चन आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, वो ज़रा देख लेते हैं। आइसोटोप्स, ये मैंने सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को पॉइंट्स में कर दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद जो आइसोटोप का वर्ड जो था वो सोडे ने सबसे पहले यूज़ किया था, जिसमें इसको आइसो किसे कहते हैं और टॉप किसे कहते हैं। उसके बाद आइसोटोप की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि कंट्राडिक्शन है फ्रॉम डाल्टोनियन थ्योरी। डाल्टोनियन थ्योरी का एक पास्टुलेट था जो कह रहा था कि जो एक एलिमेंट के तमाम एटम उनका मैस सेम होता है और उनका वॉल्यूम भी सेम होता है। जबकि जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन के आइसोटोप्स आपको बता रहा हूँ, सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है लेकिन मैस नंबर क्या है, डिफरेंस है। तो इसने पूछा है कि जो हाउ डज द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की डिस्कवरी कैसे कंट्राडिक्ट कर रही है, कैसे डेविएट कर रही है, कैसे डाल्टन थ्योरी के पास्टुलेट को वायलेट कर रही है, या जो डाल्टन थ्योरी है यहाँ पे आके फेल क्यों हो रही है। क्योंकि वो कहता था कि जी सबका मैस सेम होगा, जबकि जब आइसोटोप डिस्कवर हुए तो उनके मैस में डिफरेंस पाया गया। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट मूव करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में है, दिस इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, दिस इज प्रोटियम। प्रोटियम के बाद जो दूसरा है उसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ड्यूटियम। ड्यूटियम के बाद जो तीसरा है, दिस इज ट्रीटियम। ट्रीटियम। अच्छा, उसके बाद जो इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1, एटॉमिक नंबर 1 और मैस नंबर भी 1। ऐसा आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर सबका तो सेम होगा, हम यहाँ पे सिंबल भी सबका सेम होगा 1H और 1H। अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 3। ठीक है, अब जो डिफरेंस किस चीज़ का है, मैस नंबर का। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उसके बाद हम इसके जो डायग्राम है वो बनाते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से नेक्स्ट में भी होगा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें आपने कैलकुलेट करना है, जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं भाई कि जो प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होता है। इसी तरह से 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना आएगा, 1। इसमें भी क्या आएगा, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1। जैसे हमने बताया था कि सिमिलैरिटीज़ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर सेम आता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो न्यूट्रॉन है 1 - 1, एटॉमिक नंबर माइनस मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल्स टू 0। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। जबकि इसमें क्या हो गया, 2 - 1 इज़ इक्वल्स टू 1। इसमें क्या आ जाएगा, 3 - 1 इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जो प्रोटियम है, प्रोटियम क्या होता है,
प्रोटियम इज़, अगर इसकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखें, प्रोटियम इज़ odorless gas, insoluble in water, ठीक है। अगर इसकी हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखें, और प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, फिज़िकल, और मैंने कहा था कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, डिफरेंट होंगी। और इसके बाद जो ड्यूटियम है ये हैवी वाटर के तौर पे यूज़ होता है, हैवी वाटर के अंदर मौजूद होता है। हैवी वाटर इन फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रीटियम है ये रेयर होता है। रेयर क्यों, इसका जो अबंडेंस है वो डाउन होती है, बिकॉज कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी हैं जो कि इसमें मौजूद होंगी। तो साथ साथ जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसका नेक्स्ट जो टेबल है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है, प्रोटियम जो है इसकी अबंडेंस नेचुरली अकरिंग, नेचुरल अबंडेंस के इस यूनिवर्स में ये कितने परसेंट पाया जाता है, तो 99.99% प्रोटियम पाया जाता है। जो ड्यूटियम है 0.0015%, मतलब इसकी परसेंटेज बहुत कम है। और ये जो ट्रीटियम है ये रेयर है, ये यूनिवर्स में बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर पाया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। अब जो एक टेबल है उसको हम देख लेते हैं, फिर इनकी डायग्राम हम बनाते हैं। ये जो भी हमने डिस्कस किया ये सारा इसमें लिखा हुआ है, इसको हमने टेबल की फॉर्म में लिखा, प्रोटियम क्या है, ड्यूटियम क्या है, ट्रीटियम क्या है, इसमें किस सिंबल क्या होंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई हैं, जैसे इनफ्लेमेबल गैस है, टेस्टलेस गैस है, ओडोरलेस है, कलरलेस है, ये सारी कुछ मैंने लिखी हैं। कुछ यहाँ पे आपने वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, दूसरे को हम क्या लिख रहे हैं, हैवी वाटर के अंदर यूज़ होता है जिसका नाम क्या है, ड्यूटियम, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी हुई हैं, जैसे जो ऑर्डिनरी वाटर है जो आम हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इसको कंपेयर किया गया है हैवी वाटर के साथ। जो ऑर्डिनरी वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और इसकी डेंसिटी कितनी है 0.99। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। और हैवी वाटर जो है थोड़ा सा अगर इस एच को रिप्लेस कर दिया जाए ड्यूटियम के साथ, तो ये क्या हो जाता है, हैवी वाटर बनता है, जबकि ये कितने पे जाके मेल्ट करता है 3.81 डिग्री सेल्सियस, और बॉयल कितने पे करेगा 101.2 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में ठीक ठाक डिफरेंस है। और इसकी डेंसिटी मतलब इसकी पैकिंग भी ज़्यादा हो जाती है, कम्पैक्ट पैकिंग होना शुरू हो जाती है, 1.1044 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो हमने बातें की कि प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस आइसोटोप इफेक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि इनका मास डिफरेंट होता है तो इनका जो ओवरऑल सब्सटेंस का मास भी डिफरेंस हो सकता है। एट व्हाट टेम्परेचर वुड अ सैंपल ऑफ हैवी वाटर फ्रीज, तो यहाँ पे जो हैवी वाटर की फ्रीजिंग है वो तकरीबन 3.810 पे ये मेल्ट करता है, इसी से नीचे जाएं तो ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और इसका बॉइलिंग जो है वो 101.2 डिग्री सेल्सियस। और अक्रेंस मैंने आपको बता दी, ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है और रेयर होगा। अब हमने जो ड्रा करना है इम्पोर्टेंट चीज़ वो है इनके बोहर मॉडल्स। अच्छा, बोहर मॉडल हमने कैसे ड्रा करने हैं प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम के, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसी तरह से जो चीज़ है यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 बॉक्सेस। यहाँ पे आ जाएगा बोहर मॉडल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।
इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो है 1H1 जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटियम, इसका सबसे पहले जब भी आप ये बनाएंगे तो आपने क्या करना है, एटॉमिक न्यूक्लियस ड्रा करना है। एटॉमिक न्यूक्लियस ड्रा करने के साथ साथ आपको प्रोटॉन्स का पता हो, न्यूट्रॉन्स का पता हो, और उसके बाद आपने शेल को ड्रा करना है। ठीक है, अब प्रोटॉन इसमें हमने कैलकुलेट किए थे कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है और न्यूट्रॉन इसमें क्या होंगे, ज़ीरो, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हम क्या लगाएंगे, प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका बोहर मॉडल बन जाएगा प्रोटियम का। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जाएंगे ड्यूट्रियम 1H2, इसका नाम क्या होगा, दिस इज़ ड्यूट्रियम। इसके लिए सबसे पहले आप क्या ड्रा करेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस ड्रा करेंगे, और उसके बाद इसका जो ऑर्बिट है वो आपने ड्रा करना है। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन भी इस केस में 1 होगा, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या होगा, 1 ही होगा। तो डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है, न्यूट्रॉन नंबर के अंदर, मैस नंबर के अंदर इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो तीसरा जो है दिस इज ट्रीटियम 1H3, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ट्रीटियम। ट्रीटियम क्या है, यहाँ पे इसका भी आप शेल ड्रा करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 2। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे, लेकिन मैस नंबर में डिफरेंस आएगा, 1 1 0 1 और 2 में हम जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करना है। यहाँ तक आपका आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो अभी लास्ट है, वो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, जिसमें हमने 3 आइसोटोप्स को डिस्कस करना है, कार्बन 12, 13 और 14, इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसी तरह से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट पे इसके अबंडेंस क्या है, और जो बोहर मॉडल हैं वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डिस्कशन करनी है, लास्ट टॉपिक है अभी इस लेक्चर का, आइसोटोप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसी तरह से हम 3 आइसोटोप्स को टेबल की फॉर्म में लेके जाते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी याद करने में। तो सबसे पहला है इसका, इन आइसोटोप्स का कोई प्रॉपर नेम नहीं है, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कार्बन 6, इसमें भी क्या होगा 6, और इसमें भी जो एटॉमिक नंबर है बाय डेफिनेशन सबका सेम होगा, और जो मैस नंबर है कार्बन का 12, सेकेंड आइसोटोप्स का 13 और थर्ड आइसोटोप का 14। इसका क्या हो जाएगा 13 और इसका क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से यहाँ पे आपने लिखना है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और लास्ट पे आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से यहाँ पे भी आप लिखेंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और तीसरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन 6 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 6, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे 6। प्रोटॉन्स इसमें भी 6 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 7,
और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 ही रहेंगे। इसमें प्रोटॉन 6 आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 14 माइनस 6 तो 8 आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 6 ही रहेंगे। तो आपने जैसे पहले सीखा कि डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है, मैथ्स नंबर के अंदर डिफरेंस आ रहा है 6, 7 और 8 के अंदर आ रहा है। उसके बाद जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं कॉमनली सारों की, तो ये क्या होता है, जो कार्बन है, कार्बन आइसोटोप्स isotopes of carbon करें, isotopes of carbons are black or grayish black in color, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पे हम एक्सेप्ट क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट जो है एक एलोट्रोप है कार्बन का जिसको हम क्या कहते हैं डायमंड, वो भी कार्बन से मिलके बना होता है, जो कि ब्लैक नहीं होता, शाइनिंग होता है, उसका सरफेस चमकदार होता है। उसके बाद ये क्या होते हैं, इनकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। दे आर कलरलेस एंड ओडोरलेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये तीनों कॉलम में मैंने सेम लिखी है, दे आर टेस्टलेस, ओडोरलेस। ओडोर का मतलब होता है इसकी हैव नो स्मेल, ठीक है। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी के अंदर हल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब लास्ट पे इसकी जो परसेंट अबंडेंस है कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन का आइसोटोप है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो ये है 98.8%। इसकी जो अबंडेंस है वो आपने याद रखनी है। अबंडेंस मीन के नेचुरली अकरिंग परसेंटेज कितनी है इसकी, यूनिवर्स में ये कितने परसेंट में पाया जाता है, 98.8%, और जो दूसरा है 1.1%, और जो तीसरा होगा दिस इज़ 0.009%। तो यहाँ पे आपका एक लेआउट हो जाता है कार्बन के आइसोटोप्स के हवाले से, बजाय इसके कि आप इसको मेमोराइजेशन, रटाफिकेशन आप इस पे जाएं तो कंसेप्ट आप इस पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट है इसके जो बोहर मॉडल्स हैं वो हम ड्रा करेंगे। बोहर मॉडल्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ isotopes of carbon। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। इसी तरह से सबसे पहले आपने इसका न्यूक्लियस ड्रा करना है, और उसके बाद शेल नंबर 1 ड्रा करेंगे, और उसके बाद क्या होगा शेल नंबर 2 ड्रा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताऊंगा कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 शेल ड्रा किए हैं, तो एक फार्मूला आप याद रखेंगे 2n² का, 2n² in order to find electrons in a shell we use formula 2n²। n किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर को, ठीक है। जैसे आप शेल नंबर 1 में जाएंगे तो n1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। तो पहले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, n2 पुट करेंगे तो 2 स्केयर 4, 4 2s are 8। तो सेकंड में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं 8। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने आ गए 6, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 6। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने फार्मूला अप्लाई किया तो पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं
उससे ज़्यादा नहीं। जो बाकी बचेंगे वो हम कहाँ लेके जाएंगे, नेक्स्ट शेल के अंदर। तो नेक्स्ट शेल में बाकी इसके कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4। तो 4 जो हैं वो सेकंड शेल के अंदर चले जाएंगे। तो 4 यहाँ पे हम लगा सकते हैं। 2 तो ये आइसोटोप ऑफ कार्बन पहला कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम सेकंड पे जाते हैं। सेकंड में क्या है, आपने न्यूक्लियस ड्रा किया, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, इसी तरह से इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं, न्यूक्लियस, शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2। अब यहाँ पे जो है प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, 6, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 7। जो यहाँ पे हम अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाएंगे और दूसरे में कितने आ जाएंगे, 4। इलेक्ट्रॉन सारों के सेम रहेंगे, जस्ट मास नंबर में डिफरेंस आएगा, 4। इसी तरह से यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने आ जाएंगे, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 6, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 8। तो इसी तरह से आप जो है वो पुट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाएंगे और जो 4 हैं वो सेकंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो चीज़ें सीखी हैं, कुछ प्रीवियस वर्क था जिसमें रेडियो एक्टिविटी को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया। आज का जो मेन टॉपिक था वो रिलेटिव एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव अबंडेंस से आप रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, और उसके बाद जो लास्ट पे था आइसोटोप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, डिस्कस द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, डिस्कस द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, और शॉर्ट क्वेश्चन में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का क्वेश्चन आता है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि हम अपनी जो वर्किंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद, सूदमंद करें। थैंक यू सो मच।